गरीब घर में लकड़ी से चूल्हा जलाने की कोशिश करती सावित्री व पास बैठा बूढ़ा पति महेश दरवाजे से देखती रजनी। गरीब की रसोई भी आफत से कम नहीं, चूल्हा जलाने में ही घंटों लग जाते हैं। पर अमीर की रसोई में पलक झपकते ही चूल्हा जल उठता है। सावित्री अपनी बेटी रजनी के साथ रहती थी। रजनी नंदू सेठ की रसोई में खाना बनाने वाले रसोइये की मदद किया करती थी। रजनी नंदू सेठ की आलीशान रसोई देखते हुए सोचती है, मॉडर्न गैस चूल्हा, अवन, टोस्टर, एयर फ्रायर, डिश वॉशर, अलमारी जैसा बड़ा फ्रिज, स्वर्ग में भी ऐसी रसोई ना होगी। रजनी यह सोच ही रही होती है कि तभी सेठानी आयशा आ जाती है। सुनो, आज डिनर में पालक पनीर, स्पेशल मटन करी, टुन्नू के लिए खीर और मीठे में गुलाब जामुन बनेगा। पर दोपहर का काफ़ी खाना बचा है सेठानी जी, उसे कूड़े में फेंकवा दे। यह सुनकर रजनी सन्न रह जाती है और सोचती है, गरीब को खाना नसीब नहीं होता और सेठानी खाना फेंकने की बात करती है। वाह रे भगवान वाह। क्या सोचने लगी रजनी? कुछ नहीं, कुछ नहीं सेठानी जी, कुछ नहीं। तो चलो रात के खाने की तैयारी पर लग जाओ। रजनी नंदू सेठ के परिवार को रात का खाना खिलाने के बाद ही घर लौटती थी। उस दिन सबके लिए खाना लगाती है तो नंदू सेठ खाना खाने से मना कर देता है। आप खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? भाई आज तो मैं खाना बाहर खा आया हूँ, तुम सब खा लो। यह सुनकर आयशा रजनी की तरफ देखते हुए कहती है, आज तुम यहीं डिनर करके घर जाना रजनी। जी सेठानी जी। इनका तो रोज रोज का यही काम है, बाहर से खाना खाकर चले आते हैं। रजनी घर आती है तो देखती है कि उसकी माँ सावित्री चूल्हे पर रोटियां सेक रही है और बीमार पिता महेश पास बैठा है। सावित्री महेश से कह रही थी, आटा तो खत्म हो गया है, जो बचा है उससे तो 4 रोटियां ही बनेंगी। तो क्या हुआ, 2 रोटियां तुम खा लेना और 2 रजनी को खिला देना। और आप क्या भूखे सोएंगे? इसके सिवा और मैं कर भी क्या सकता हूँ सावित्री। यह सुनकर रजनी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह भगवान से नाराज होते हुए कहती है, वाह रे भगवान तेरा न्याय। वहाँ सेठ की रसोई में तो राशन के भंडार भरे हैं और यहाँ गरीब की रसोई में राशन का अकाल। अजब है तेरी लीला। तभी सावित्री की नजर रजनी पर पड़ती है और वह उसे रसोई में बुलाते हुए कहती है, अरे तू आ गई बेटी, आजा, गरम गरम रोटियां खा ले। मैं तो पेट भरकर खाना खाकर आई हूँ माँ, ये रोटियां तुम और बाबूजी खा लो। यह कहकर रजनी दरवाजे की ओट में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। अच्छा हुआ रजनी सेठ के घर खाना खा आई, अब तो मुझे भी खाने को 2 रोटियां मिल जाएंगी। सुबह नंदू सेठ के घर जाने से पहले रजनी रसोई में जाकर देखती है तो सब बर्तन खाली मिलते हैं। घर में तो अन्न का दाना तक नहीं बचा। मेरी कमाई से तो रसोई भी महीने भर नहीं चल पाती। काश हमारे घर भी नंदू सेठ जैसी रसोई होती। रजनी नंदू सेठ की रसोई में साफ सफाई करने लगती है तो अचानक ही उसकी नज़र आटा, दाल, चावल आदि तरह तरह के राशन पर पड़ती है। राशन का भरा पूरा भंडार देखकर रजनी को अपने भूखे माँ बाप के उदास चेहरे याद हो आते हैं। हमारी रसोई में तो राशन का दाना भी नहीं बचा है, फिर माँ और बाबूजी तो भूखे ही तड़प रहे होंगे। नहीं नहीं, मैं उन्हें भूखा नहीं रहने दूंगी। यही सोचकर रजनी आयशा सेठानी के पास जाकर कहती है, सेठानी जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अरे हर दूसरे दिन पैसे मांगती रहती है, तुझे शर्म है कि नहीं? जब नौकरी हमारे यहाँ करती है तो पैसे मांगने क्या स्वर्ग में इंद्रदेव के पास जाएगी? दे दो कुछ पैसे। आयशा सेठानी के कहने पर कंजूस सेठ रजनी को 50 रुपए दे देता है, पर उस समय ये थोड़े से पैसे भी रजनी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वह मन ही मन सोचती है, इनसे मेरे भूखे माँ और बाबूजी को कुछ तो खाने को मिल ही जाएगा। यही सोचकर रजनी आयशा सेठानी से कहकर उनकी कोठी से निकल जाती है। फिर एक होटल से 50 रुपए का खाना खरीद कर अपने घर की तरफ चल देती है। मगर अभी वह कुछ दूर ही जाती है कि तभी पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, बेटी
ए बेटी, जरा सुन तो। रजनी पीछे मुड़कर देखती है तो एक गरीब बुढ़िया को खड़े पाती है। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए क्या? बेटी, 3 दिनों से भूखी हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान भला करेगा तेरा। यह सुनकर रजनी दुविधा में पड़ जाती है। घर पर उसके माँ और बाबूजी भूखे बैठे थे और इधर वह गरीब बुढ़िया। पर रजनी बड़ी दयालु थी, इसीलिए वह मन ही मन सोचती है, माँ और बाबूजी ने रात को खाना खा भी लिया था, पर यह बुढ़िया तो 3 दिनों से भूखी है, मैं यह खाना इसे ही खिला देती हूँ। यही सोचकर रजनी खाना बुढ़िया को दे देती है और बुढ़िया खाना खाकर रजनी को आशीर्वाद देने लगती है। भगवान तुझे सदा खुश रखे बेटी, तेरे घर की रसोई में अन्न के भंडार भरे। यह कहकर बुढ़िया रजनी को एक खोटा सिक्का देते हुए कहती है, तुमने मुझे खाना खिलाया है तो मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। लो, यह सिक्का रख लो। पर मैं इस खोटे सिक्के का क्या करूंगी माँ जी? अरे तू इसे रख तो ले, मैं कहती हूँ कि तेरी किस्मत बदल जाएगी, देखना। रजनी बुढ़िया से खोटा सिक्का लेकर घर आती है तो सावित्री और महेश को रसोई में खाना खाते पाती है। रजनी हैरानी से पूछती है, माँ, बाबूजी, यह खाना कहाँ से आया? बेटा, मंदिर में भंडारा लगा था। तेरे बाबूजी वहीं से आलू की सब्जी, पूड़ियाँ और हलवा ले आए, तू भी खा ले। पहले आप दोनों खा लो। यह कहकर रजनी खोटे सिक्के को एक जगह पर रख देती है और फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देती। कुछ दिन बाद नंदू सेठ रजनी को बुलाकर कहता है, हम अपने परिवार के साथ विदेश में अपने भाई के पास जा रहे हैं। 4-5 महीने वहीं रहेंगे, इसलिए कल से तुम काम पर मत आना। इस तरह रजनी की नौकरी चली जाती है और वह काम के लिए दर दर भटकने लगती है। मेम साहब, काम वाली की जरूरत हो तो बताना, मैं घर के सब काम कर लेती हूँ। यहाँ तो सबके घर काम वाली है, इसीलिए कहीं और जाकर ढूंढो। हाँ। रजनी को काम मिलता नहीं और पैसा आता नहीं। दिन पर दिन हालत खराब होती जाती है और घर में भूखमरी आ जाती है। रजनी शाम को घर आती है तो रसोई के शांत चूल्हे को देखकर रो ही पड़ती है और कहती है, लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी सावित्री रजनी को पानी का गिलास देते हुए कहती है, लो, पानी पी लो बेटी, आज काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा, तब तक पानी पीकर गुजारा कर लेंगे। एक दिन महेश रसोई में जाता है तो महेश के हाथ वही खोटा सिक्का लग जाता है। अरे, खोटा सिक्का? ये तो कोई बहुत पुराना सिक्का लग रहा है सावित्री। हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। महेश सिक्के को उलट पुलट कर देखता है और फिर उसे अंगूठे से रगड़ने लगता है। जैसे ही वह सिक्के को रगड़ता है, अचानक से एक नन्ही अप्सरा प्रकट होती है। अप्सरा को देख महेश और सावित्री हैरान रह जाते हैं। नन्ही सी अप्सरा हवा में नाचते हुए कहती है, मैं नन्ही मुन्नी अप्सरा खोटे सिक्के में रहती, अच्छे लोगों के घर आती, सारे संकट दूर भगाती, हो संकट कितना भी भारी, बोलो बोलो क्या मदद करूं तुम्हारी। यह सुनकर सावित्री उस नन्ही सी अप्सरा से कहती है, हम गरीबों की रसोई में इतना राशन भर दो कि हमको 2 वक्त भरपेट खाना मिल सके। हमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया नन्ही सी अप्सरा। ठीक है, अब खा लेना और आज के बाद कभी भूखा मत रहना। यह कहकर अप्सरा अपने पंख फड़फड़ाने लगती है और उसके पंखों से छोटे छोटे तारे उड़ने लगते हैं। फिर तो देखते ही देखते उनकी रसोई अमीर सेठ नंदू की रसोई से भी शानदार रसोई बन जाती है। महेश खुश होकर कहता है, अरे अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया सावित्री। हाँ, अब हमारी रसोई में भी रजनी के सेठ की रसोई की तरह समय पर खाना बनेगा। फिर तो रजनी के लिए खाना बनाने में लग जाओ। आज खाना बनाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। शाम को रजनी घर आती है तो अपनी रसोई को देखकर दंग ही रह जाती है। फिर जब उसे सच्चाई का पता चलता है तो उस खोटा सिक्का देने वाली बुढ़िया का वह हृदय से धन्यवाद करती है।
विनोद की पत्नी मालती ने बेटे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मालती अपनी जेठानी उमा को लेकर बहुत दुखी थी। शादी के 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मालती विनोद से कहती है, सुनो जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम अपने बेटे को उमा दीदी को गोद दे दें। इस पर विनोद बोला, लेकिन हम अपना बच्चा कैसे दे सकते हैं? देखो जी, हम 4 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे? पहले से ही 2 बेटियां और 1 बेटा है, और अब ये आप सब्जी बेचकर कितना कमा लोगे? मेरी बात मान लो, ये बेटा दीदी को दे दो। हाँ वैसे तो सही कह रही हो। मेरा काम भी कोई बड़ा नहीं है। भैया तो बैंक में हैं, हमारे एक बेटे का भविष्य तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, दे देते हैं। अरे बेटा तो फिर भी हमारा ही रहेगा। भैया भाभी से आज ही बात करता हूं। विनोद अपने भैया और भाभी के सामने बात रखता है। भैया, अपनी छाती पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है। भाभी, मेरा ये बेटा आप गोद ले लो। रवि और उमा बहुत खुश हुए। उनकी तो मुराद पूरी हो गई। लेकिन देवर जी, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। बच्चों को इस बात का कभी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है भाभी जी, मैं वादा करता हूं, किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक बेटा विनोद के पास था और एक रवि के पास। विनोद बेचारा रेडी पर गली गली में सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता था और रवि बैंक में मैनेजर था। विनोद के बेटे का नाम आयुष था और रवि के बेटे का नाम था चिराग। दोनों बच्चों की परवरिश अलग अलग माहौल में होने लगी। चिराग को किसी चीज की कमी नहीं थी। रवि ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन आयुष, वह बेचारा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। आयुष हमेशा चिराग के पुराने कपड़े और जूते चप्पल पहनता था। उसके पुराने स्कूल बैग और पुरानी किताबों से ही आयुष का काम चल जाता था। आयुष एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बड़े पापा और चिराग भैया इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब क्यों हैं? तो मालती ने कहा, बेटा, उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सब्जी बेचते हैं। ऊपर से तुम 3 भाई बहन हो, हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। उनका क्या, चिराग तो अकेला है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? आयुष यह सुनकर उदास हो गया। ऐसे ही दोनों बड़े हो गए। चिराग पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी दोस्ती भी अमीर लड़कों से ही थी, लेकिन आयुष 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। आगे पढ़ाने के लिए विनोद के पास पैसा नहीं था और अब वह अक्सर बीमार भी रहने लगा था। आयुष ने अपने पापा का काम संभाल लिया, क्योंकि अब उनसे गलियों में सब्जी की रेहड़ी लेकर नहीं घूमा जाता था। पापा, आप आराम करो, अब आप बीमार रहते हो, चिंता मत करो, मैं बेच लूंगा सब्जी। नहीं बेटा, इतना भी बीमार नहीं हूं मैं, तू कुछ और काम देख ले। नहीं पापा, मैं कर लूंगा, बस आप आराम करो, चिंता मत करो। और फिर वह सब्जी बेचने लगता है। एक दिन उसने सोचा कि ये काम बुरा नहीं है, अच्छी कमाई हो जाती है। क्यों ना बचे हुए पैसों में साथ के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करूं। अब वह दिन में सब्जी बेचता और रात में पढ़ाई करता। चिराग जब भी उसे देखता तो उसकी हंसी उड़ाता। अरे भाई, तुझे कोई और काम नहीं मिला या पूरी जिंदगी ये सब्जी की रेहड़ी खींचते रहोगे? तुम्हें तो अपना भाई बताने में भी शर्म आती है। साथ में चिराग के दोस्त भी उसकी हंसी उड़ाते थे। चिराग को हमेशा आदत थी कि वह अपनी सारी चीजों की तारीफ खुद ही करता रहता था। अरे आयुष, ये देख, मेरी शर्ट 2000 रुपए की है। यार, तेरे तो मजे हैं, कुछ दिन मैं पहन लूं, मेरा मन भरने के बाद तो तुझे ही पहननी है। भैया, आप अब मुझे अपने कपड़े मत देना, अब मैं काम करने लगा हूं, मैं नहीं खरीद लूंगा। तेरी कमाई इतनी नहीं है जो तू इतनी महंगी कमीज खरीदेगा। रवि ने अपने बेटे को इस तरह की बातें करते सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा ऐसी सोच रखता है। शायद हमारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रवि ने घर जाकर उमा के साथ एक नाटक किया। चिराग बेटा,
इधर आ। क्या हुआ पापा? बेटा, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। कल से हम तेरे विनोद चाचा के घर रहेंगे। ये क्या कह रहे हो पापा? उस कच्चे से बदबू वाले घर में मैं नहीं रहूंगा। रहना तो पड़ेगा बेटा। मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरे शौक पूरा करने में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। मैंने ये घर कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया है। चिराग के तो पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह सोचता है कि क्या उसके पापा के पास सिर्फ इतना ही पैसा था और अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी, अब क्या होगा। आयुष बेटा, देख तो हमारे यहाँ डाकिया ये लेटर डाल कर गया है, जरा पढ़ तो इसे। आयुष ने खुशी के मारे अपने पापा को गले लगा लिया। पापा, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई है। लेकिन आयुष, ये सब कैसे? मैं समझा नहीं। पापा, मैंने आपको बताया नहीं, मैं दिन में सब्जी बेचकर रात में पढ़ाई करता था और साथ में नौकरी की तैयारी भी। ये उसी का परिणाम है। वाह बेटा वाह, तूने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। अगले दिन रवि उमा और चिराग के साथ वहां पहुंच गया। विनोद, हमने अपना घर बेच दिया है। आज से हम भी यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन चिराग परेशान था। उसे आयुष से जलन हो रही थी। कई दिनों के बाद चिराग ने सोचा, जब तक सरकारी नौकरी ना मिले तब तक कोई प्राइवेट नौकरी ही ढूंढ लूं। कम से कम पूरे दिन इस कबूतर खाने में तो नहीं रहना पड़ेगा ना। वह अपनी बाइक से जा रहा था, लेकिन किसी ट्रक वाले ने पीछे से टक्कर मारी और उसका सिर सड़क पर पड़े पत्थर से जा टकराया। इससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। कुछ लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसके घर पर खबर की। आयुष, रवि और विनोद तीनों हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने कहा, देखिए, आप में से किसी को ब्लड ओ पॉजिटिव है तो जल्दी अंदर आइए। हमारे हॉस्पिटल में ये ब्लड ग्रुप नहीं है। खून बहुत बह चुका है। जल्दी खून नहीं चढ़ाया गया तो कुछ भी हो सकता है। उसकी जान खतरे में है। सर, मेरा ओ पॉजिटिव है, मेरा खून ले लीजिए और मेरे भाई को बचा लीजिए। डॉक्टर ने आयुष का खून चिराग को चढ़ाया। अब वह खतरे से बाहर था। चिराग जब होश में आया तब रवि ने उसे बताया कि आज वह अपने उस गरीब भाई की वजह से जिंदा है, जिसकी गरीबी का वह मजाक उड़ाया करता था। अगर आज आयुष खून नहीं देता तो तुम जिंदा नहीं बचते। पापा, आयुष को बुला दीजिए। आयुष अंदर आया और चिराग ने माफी मांगते हुए उससे कहा, मुझे माफ कर दो भाई, मुझे अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। हमारा घर, रुपया, पैसा सब चला गया। लेकिन मुसीबत के समय एक भाई ही भाई के काम आया। मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी गुस्सा नहीं था, लेकिन हाँ, अपनी गरीबी को देखकर थोड़ा दुखी जरूर होता था। सब भूल जाओ भैया और घर चलो। घर पर मम्मी और बड़ी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। चिराग अब उन दोनों से अच्छा बर्ताव करने लगा। चिराग, मैंने घर बेचने का नाटक सिर्फ तुझे सबक सिखाने के लिए किया था। मैंने तुझे आयुष की गरीबी का मजाक उड़ाते हुए देखा था, पर तू नहीं जानता कि वो तेरा सगा भाई है। उसके माँ बाप ने हमें औलाद न होने के कारण तुझे हमें गोद दे दिया था। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन तेरी उसकी गरीबी के लिए सोच देखकर मुझे ये सब कुछ बताना पड़ा। पर अब तो हाँ, सुधर गया है। चल, अब हम अपने घर चलते हैं। नहीं पापा, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब आप और हम यहीं रहेंगे, सब एक साथ। मुझे वो बड़ा घर नहीं चाहिए। शिक्षा मुसीबत के समय में पैसे नहीं, अपने काम आते हैं।